बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्को और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है ये किस तरफ जा रही है और अब तक की अपडेट्स क्या हैं? क्या इनके मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं या फिर पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आने वाला है? तो इन तमाम बातों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए जो ईरान की शर्त है वो ये शर्त है कि सबसे पहले इसराइल अपनी जारहियत ईरान के ऊपर जो कर रहा है वो रोके। अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमले करना बंद करता है तो फिर जो ईरान है वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठेगा। और एक बात यहाँ पर यह भी नोट कर लें कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहता, बल्कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के साथ। चले यहाँ तक इस बात को आप याद रखिए। अभी जो इसराइल का क्या प्लान है इस जंग के हवाले से, क्या वो भी सीज़ फायर करना चाहता है या नहीं, या फिर ट्रंप इनको सीज़ फायर के ऊपर आमादा कर पाएगा या नहीं, ये ज़रा आप देखिए। ये आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ है। अब इसमें ज़रा पढ़ें आपके ये क्या कह रहे हैं। अब इनकी न्यूज़ अगर पढ़ें तो इसमें वाज़ह तौर पर लिखा है कि इसराइल सिग्नल्स प्रोट्रैक्टेड वार विद ईरान, यानी कि इसराइल का ये प्लान है कि वो ईरान के खिलाफ जंग को लंबे समय तक लड़ना चाहता है, इस जंग को लंबे समय तक खींचना चाहता है। एंड ट्रंप सेज ही वॉन्ट पुश फॉर सीज फायर। और अमेरिका का जो सदर ट्रंप है उसने बड़ा वाज़ह तौर पर कह दिया है कि मैं इसराइल को सीज फायर के लिए पुश करने नहीं जा रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान की शर्त है कि सबसे पहले इसराइल अपने हमले रोके तो फिर वो मुज़ाकरात के ऊपर बैठेंगे, जबकि इसराइल कह रहा है कि मैं अपने हमले नहीं रोकने जा रहा और ट्रंप कह रहा है कि मैं इनको इस हवाले से कुछ नहीं करने जा रहा। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये जंग लंबी चलने वाली है, क्योंकि दोनों पार्टीज ही एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट चल रही हैं। तो अभी ज़रा आ जाए शराइत क्या है यूरोप की इस जंग को रुकवाने के लिए, या ईरान से क्या डिमांड कर रहा है यूरोप। तो दोस्तों, यूरोप की ईरान से जो डिमांड है मुज़ाकरात के लिए, वो सबसे पहली डिमांड ये है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोके, यानी कि जो वो यूरेनियम इनरिच कर रहा है उसको बिल्कुल इनरिच ना करे, यूरेनियम की अफजूदगी रोक दे। इसके बाद जो दूसरा मुतालबा यूरोप, अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान से किया जा रहा है वो ये है कि ईरान पर मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए भी वो शराइत आयद करना चाहते हैं, यानी कि वो ये भी चाहते हैं कि ईरान अपने दिफा के लिए अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी ना रखे। अब इसके बाद जो तीसरी उनकी शर्त वो ये है कि मुसाहमती ग्रुप्स की जो मदद करता है ईरान, यानी कि हूती की, हिजबुल्लाह की, हमास की, तो ये भी ईरान बिल्कुल रोक दे, इन ग्रुप्स की भी ईरान बिल्कुल मदद ना करे। तो अब क्या ये शराइत ईरान को काबिल कबूल है? ईरान तो बड़ा वाज़ह तौर पर कह चुका है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी करेगा, यूरेनियम को एनरिच भी करेगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ये अब्बास अरागची स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो फिर अभी से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी नहीं रोकनी, अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर समझौता नहीं करना, तो फिर ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी सी डिमांड है यूरोप की तरफ से ईरान से कि वो अपनी दफाई कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दे, जैसा उन्होंने सीरिया के साथ किया, जैसा उन्होंने इराक के साथ किया, जैसा उन्होंने लिबनान के साथ किया, तो बिल्कुल वैसा ही वो ईरान के साथ भी करना चाहते हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पर उनकी दफाई सलाहियत से महरूम करना चाहते हैं। तो ईरान को ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, इसलिए ये मुज़ाकरात बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे और ये जंग बढ़ने जा रही है और पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आने जा रहा है। पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आएगा, इंडिया भी इसकी लपेट में आएगा और भी बहुत सारे ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा और यूरोप को जो ऑयल की सप्लाई हो रही है वो बंद हो जाएगी, गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो तबाही का सामान होगा। जबकि हुतीस की तरफ से भी ये ऐलान हो चुका है
کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کیا، بمباری کی، تو ہوتی امریکہ کے جو جہاز موجود ہیں ان کے سامنے سمندر میں یا کہیں بھی سمندر میں، تو وہ ان جہازوں کو سمندر میں ڈبونے کی تیاری بالکل کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہوتیز کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے، جبکہ کل میں آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رشیا اور چائنا نے بھی بڑا کھل کے ایران کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو پھر رشیا اور چائنا بھی اس جنگ میں کود جائیں گے، اور یہ جنگ تیسری بڑی عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی یہاں پر ایک اور بات کے اوپر بھی غور کریں۔ ابھی آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اور انڈیا کی۔ تو جی انڈیا کے جو وزیر داخلہ امت شاہ ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ سندھ طاس جو معاہدہ ہے وہ اس کو بالکل بحال نہیں کرنے جا رہے، اور سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کا پانی پورے طریقے کے ساتھ روکنے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی روکا تو ہم کشمیر کے اوپر چڑھائی کریں گے اور 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے۔ تو آپ پاکستان اور انڈیا کے صورتحال کے اوپر بھی جائزہ لے لیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور ایران اور اسرائیل کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی تھوڑا سا بھی کھنچتی ہے تو پاکستان کو بالکل تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ پھڈا لازمی بنے گا، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ انڈیا کا بالکل ایک باپ ہے، اور مکمل طور پر اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ ایک ہی وقت میں ایران کے اوپر بھی حملہ ہو، ساتھ میں پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہو، اور یہ پورا خطہ اس جنگ میں کھنچ جائے۔ کیونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نتن یاہو کی، وہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ جو ان کے مختلف یہودی ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں، اور اسرائیل میں بھی ایک جو ان کا طبقہ ہے وہ نتن یاہو کے خلاف کھڑا ہے۔ تو نتن یاہو اب نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی مذاکرات ہوں یا کوئی بھی جنگ رکے۔ تو نتن یاہو کا پورا پلان ہے پورے اس خطے کو جنگ میں جھونکنے کا، تو وہ یہ کر کے ہی رہے گا۔ اور ایک بات تھوڑی سی اور بھی آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ جو امریکہ ہے نا، یہ ٹوٹل یہودیوں کے صہیونیوں کے تسلط میں ہے۔ یہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے اس کو امریکہ کو اس جنگ میں لے کے آ ہی جائیں گے، اور امریکہ بالکل اس جنگ میں آنے والا ہے۔ ہمارے جو گئے تھے فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب امریکہ میں، وہ یہی ان کو پیغام دینے گئے تھے کہ اس آپ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیں، ہم بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ معاملہ سارا ہم امن کے ساتھ حل کرتے ہیں تاکہ جنگ پورے خطے میں نہ پھیلے۔ لیکن امریکہ کو کیا پرواہ ہے کہ جنگ پھیلے یا نہ پھیلے، وہ تو کہیں کدھر جا کے بڑی دور بیٹھے ہیں، تو ان کے تک تو اس کے اثرات ایسے تو نہیں نہ جائیں گے۔ ان کے اثرات جو ان کے اوپر ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ جب وہ جنگ میں پڑیں گے، ان کا اسلحہ لگے گا، ان کی اکانومی تباہ ہوگی، تو پھر ان کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی، پھر امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو پھر زیادہ دیر تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں رہ سکے گا، بلکہ امریکہ کے اندر بھی بہت ساری نئی ریاستیں بن جائیں گی۔ تو اس کے بعد جی چین جو ہوگا وہ اس جنگ میں فاتح ہو کے نکلے گا، پاکستان اس جنگ میں فاتح ہو کے نکلے گا، اور پاکستان بالکل کشمیر لے جائے گا، اور رشیا اس جنگ میں فاتح ہو کے نکلے گا، اور جو ایشیا کا بلاک ہے یہ اس جنگ میں فاتح ہوگا، اور پھر یہ دنیا میں بلاک ایک اپنی سپرمیسی قائم کرے گا۔ تو یہ جنگ جی میں تو نہیں دیکھ رہا کہ کہیں پہ بھی یہ رکے گی، یہ جنگ بالکل آگے کی طرف بڑھنے جا رہی ہے، اور مجھے جہاں تک خدشہ ہے یہ جو جنگ ہے یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور پاکستانی اگر کسی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں تو غفلت کی نیند سے باہر آئیں۔ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے پوری تیاری کر کے اپنے ذہن بنا کے بیٹھنا چاہیے۔ اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، ہماری قیادت اس وقت پوری دنیا میں گھوم رہی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل پہلے امریکہ میں تھے، اب وہ ترکی میں بھی آ گئے ہیں، ترکی میں بھی بات چیت جاری ہے، تو کوشش پوری ہے اس جنگ کو رکوانے کی، لیکن یہ جنگ رکے گی نہیں۔ اور اس کے پیچھے وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، وہ ایران کو قابل قبول نہیں ہے، اور جو وہ مطالبہ ایران کر رہا ہے امریکہ سے، اسرائیل سے کہ پہلے جو جارحیت ہو رہی ہے اس کو روکیں، تو وہ بھی وہ روکنے نہیں جا رہے۔ تو جب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ جنگ پھیلے گی۔ باقی اگر ایران کی کیپیبلٹیز کی بات کی جائے تو ایران کے پاس بہت سارا سامان پڑا ہے۔ ایران نے ابھی صرف اپنا وہ پرانا سامان یوز کیا ہے جس کو زنگ لگ رہا تھا۔ تو ایک بات میں بڑے کلیئر سے آپ کو بتا دوں کہ وہ جو سٹاک پائل انہوں نے پہلے ہی نکال لی تھی، اولڈ سٹاک پائل تھی جو انہوں نے یوز کی ہے اسرائیل کے خلاف،
तो उसी से इनका जो आयरन डोम है, इनका जो थाड है, इनका जो पैट्रियट है, ये सारे गर्क हो चुके हैं। तो अब जब ईरान अपने वो हथियार निकालेगा जो कि उसने निकालना शुरू कर दिए हैं, सज्जील मिसाइल का से जो हमला किया था वो, खाइबर मिसाइल से जो हमला किया था वो, और दीगर अभी जो जदीद इनके ड्रोन्स आ गए हैं मैदान में, वो भी इनमें शामिल है। तो ये भी जदीद वेपन है जिनके साथ हमला किया जा रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि अभी ईरान ने मिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा कम क्यों कर दिए हैं, कम क्यों फायर कर रहा है, शायद ईरान के पास से स्टॉक खत्म हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ज़्यादा मिसाइल फायर कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे, चंद एक उनमें से लग रहे थे। लेकिन अभी जो ईरान मिसाइल फायर कर रहा है वो इंतहाई जदीद मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और ये कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को हिट कर रहे हैं। और ये जितना पहले 100 मिसाइल करके भी वो डैमेज नहीं कर पा रहे थे, वो इन चंद मिसाइल से अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। और 100 मिसाइल फायर करने से ज़्यादा भी वो इन थोड़े से मिसाइलों से ही मतलब वो जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो समझने की बात ये है कि अभी उन्होंने क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी की तरफ तवज्जो दी है। अभी थोड़ा क्वालिटी वाला असला वो फायर करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे हथियार भी हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब भी अमेरिका इस जंग में कूदेगा ना, तो फिर ईरान उन वेपन्स को निकाल के बाहर लेके आएगा। और बाकी जो चीन की मदद है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ पहुंच रही है ईरान में। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि चीन को जो मतलब अभी सैटेलाइट के ज़रिए भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो चीन की तरफ से फराहम की जा रही है। और इसीलिए ईरान बड़ी कामयाबी के साथ अपने टारगेट को भी हिट कर रहा है, और इनके मुख्तलिफ जो इनके ऊपर ड्रोन वगैरह फायर किए जाते हैं उनको इंटरसेप्ट भी कर रहा है। तो इसके अलावा जो दीगर मिसाइल वगैरह में कोई बरूद भी इस्तेमाल होता होगा, शायद वो भी चीन दे रहा होगा ईरान को, जबकि पाकिस्तान भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ मदद कर रहा हो। पक्की बात है, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन आपको दुश्मन अपने से इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि तुर्की की तरफ इनके जहाज़ गए थे, तो उधर भी आगे तुर्की के जो जहाज़ उड़ रहे थे उनमें से एक पाकिस्तानी पायलट भी था, जिसने इनका जहाज़ लॉक करके वार्निंग दे के इनको वहाँ से निकाल दिया था। तो तुर्की में भी पाकिस्तान बैठा है जी, पाकिस्तान ईरान में भी बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान दुनिया के हर कोने के ऊपर बैठा है इसराइल के खिलाफ, दफाई महाज के ऊपर भी, सफारती महाज के ऊपर भी। और अगर ये जंग बढ़ती है तो बराह रास्त भी पाकिस्तान इस जंग में इंशाल्लाह ताला आएगा, और कश्मीर जो है वो इंडिया से हम लेके उड़ जाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा वो इसराइल इंडिया के थ्रू ही कराएगा। तो फिलहाल दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।